नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि एडवेंचर एंड ट्रैकर में। आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ सतोपंथ स्वर्गारोहणी की यात्रा पर। अभी मैं हूँ बद्रीनाथ में और आज तारीख है 13 अक्टूबर 2025। हम निकलने वाले हैं आज सतोपंथ के लिए। अभी कुछ दिन पहले अक्टूबर की शुरुआती हफ्ते में ही काफ़ी बर्फ़बारी हो गई थी, जिस वजह से हमारा सामान चक्र तीर्थ में फंस गया था। तो हम जाने वाले हैं चक्र तीर्थ उस सामान को लेने के लिए। सामने आपको बर्फ़ से आच्छादित चोटियाँ दिखती हुई उर्वशी, मेनका और नीलकंठ चोटियाँ जो यहाँ से इस समय दिखाई दे रही हैं। आज मौसम काफ़ी साफ़ है और हमारे ट्रैक के लिए यह उचित समय है। और सामने दिखाई दे रही बद्रीनाथ मार्केट की चहल पहल। सतोपंथ की यात्रा शुरू करने से पहले भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद जरूरी है। सामने ही दिखता हुआ भव्य नज़ारा भगवान बद्री विशाल का। हिंदुओं के 4 धामों में से एक धाम बद्री धाम, जिसे उत्तर का धाम भी कहा जाता है। यहाँ भगवान बद्री विशाल माँ अलकनंदा के किनारे विराजमान हैं। यहाँ पर माँ अलकनंदा भगवान बद्री विशाल के चरणों को चूमते हुए निकलती है और इसे विष्णुपदी गंगा भी कहते हैं। तो हम अलकनंदा के उद्गम की तरफ जाने वाले हैं। सतोपंथ का पैदल ट्रैक माणा आईटीबीपी कैंप से शुरू होता है। बद्रिकापुरी नर और नारायण पर्वत के बीच में स्थित है और सतोपंथ नारायण और नीलकंठ पर्वत के ठीक पीछे की तरफ स्थित है। सतोपंथ स्वर्गारोहणी की इस यात्रा को पांडवों की अंतिम यात्रा के रूप में भी जाना जाता है। कहा जाता है कि अपने अंतिम समय में पांडव इसी रास्ते से स्वर्गारोहणी की तरफ गए थे। हमारी यात्रा शुरू हो गई है। कुल 5 लोगों का एक दल जो कि सामान लेने जाने वाला है चक्रतीर्थ तक। अभी हम हैं माता मूर्ति में और माणा से मुश्किल से आईटीबीपी कैंप से 200 मीटर आगे चले हैं और ये माता मूर्ति का मंदिर है। भगवान बद्रीनाथ की माता का निवास स्थान है। यहीं पर वामन द्वादशी के दिन भगवान बद्रीनाथ की पूजा होती है। तो अभी हम जा रहे हैं आगे की तरफ। सामान छूटा हुआ है उसको लेने के लिए और बाकी देखते हैं। आप से हम माणा गांव को पीछे छोड़ देते हैं। तो पीछे माणा गांव मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा माणा गांव है और नीचे अलकनंदा बह रही है। हमारे नीचे माणा गांव में ही अलकनंदा और सरस्वती का संगम होता है। तो वो सामने पीछे केशव प्रयाग है, उस जगह पे होता है। सरस्वती के उद्गम और भीम पुल भी वहीं पे स्थित है। सामने ही जो ये मंदिर दिखाई दे रहा है, ये त्रिपुरा बाला सुंदरी का मंदिर है और यहीं पर द्रौपदी जी ने अपने अंतिम सांस ली थी। कल कल छल छल करती हुई अलकनंदा, हिमालय के अलकापुरी ग्लेशियर जो कि सतोपंथ और भागीरथी खड़क ग्लेशियर के मिलन स्थल पर स्थित है, वहाँ से निकलती हुई अलकनंदा, स्वच्छ निर्मल जल। और इस जगह को कहते हैं आनंद वन, जहाँ सब कुछ आनंद ही आनंद है। और हम लोग लगभग माणा से आधा 1 किलोमीटर आगे निकल चुके हैं। सतोपंथ के तरफ जाते हुए हम लोग टोटल 5 लोगों की टीम है। 4 लोग हम बैठे हुए हैं, 5वां वीडियोग्राफी कर रहा है। मौसम बड़ा धूप वाला है, खुला मौसम है। पीछे नर पर्वत दिखाई दे रहा होगा, ये नर पर्वत है वो। अभी हम बद्रीनाथ से आनंद वन में पहुंच चुके हैं और ये जगह आनंद वन के नाम से इसलिए जानी जाती है क्योंकि यहाँ पे दिन भर मंद मंद हवा चलती रहती है और यहाँ के जितने पेड़ पौधे घास अभी भी देख पा रहे हैं आप, दिन भर आनंद में हिलते रहते हैं। तो ये पूरा एरिया आनंद वन के नाम से इस ट्रैक पर जाना जाता है।
मेरे पीछे आपको ये जो नदी दिखाई दे रही होगी ये अलकनंदा है, और यहीं पर सर्दियों में यहाँ तक कि जून जुलाई तक एक विशालकाय ग्लेशियर पड़ा हुआ रहता है। आपने मेरी पुरानी वीडियो में देखा होगा कि यहाँ पर नदी ग्लेशियर के नीचे से बहती है, क्योंकि अब यह पोस्ट मानसून लगभग अक्टूबर का महीना है। इस टाइम पर ग्लेशियर पूरा पिघल चुका है और नदी आपको तेज के साथ गर्जना करती हुई बहती हुई दिखाई दे रही होगी। अभी हम डॉन ग्लेशियर को क्रॉस कर रहे हैं, एक तरफ से क्रॉस कर चुके हैं और ये चढ़ाई है। यहाँ से हमें इधर से निकलते हुए इस टॉप पे जाना है, यहाँ पे जहाँ पर वो पत्थर दिखाई दे रहा है ऊपर वाला, वहाँ पर जाना है। अभी हमने जस्ट डॉन ग्लेशियर क्रॉस किया है और अब हम आगे चमतौली की तरफ को जाएंगे। इस तरफ को चमतौली है आगे, और चमतौली के ठीक सामने ही आपको वसुधारा दिखाई दे रही होगी। वह एक ऊंचा जलधारा जो छूटती हुई दिखाई दे रही है वो वसुधारा है, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि इसका जल कभी पापियों पे नहीं गिरता है। लोग जिस पे भी यह जल टच हो जाता है, जो भी इस जल के नीचे स्नान करता है या जिस पे भी इस जल की बूंदें गिरती हैं, इस झरने की बूंदें गिरती हैं, वह पुण्य आत्मा हो जाता है। और नीचे माँ अलकनंदा बहती हुई, और सुंदर नज़ारा है। अभी हाल में ही बर्फ पड़ी है आसपास। अभी भी माणा गांव दिख रहा है हमें दूर, और पीछे ये नर पर्वत का विहंगम नज़ारा। बद्रीनाथ से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पे स्थित चमतौली पहुंचने वाले हम लोग। सामने देखें हिमालय की विहंगम चोटियाँ। बहुत ही सुंदर नज़ारा स्वच्छंद पीक का। सतोपंथ के ट्रैक पे आपको कुछ इस प्रकार के पैचेस देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर पूरा का पूरा रास्ता वॉश आउट हो गया है। ग्लेशियर ने इस पूरे रास्ते को बहा दिया है, इसलिए इसे कई बार इजी से मॉडरेट नहीं बल्कि मॉडरेट से हार्ड ट्रैकों में माना जाता है। अभी हम जिस जगह पे हैं इस जगह को कहते हैं चमतौली, और यह भी एक कैंपिंग साइट है। क्योंकि यहाँ पर पानी की अभी उपलब्धता नहीं है, इस वजह से आजकल यहाँ पर कैंपिंग नहीं हो सकती है। लेकिन जब बरसात का मौसम रहता है उन दिनों यहाँ पर कैंपिंग होती है। और सामने ही पीछे मेरे पीछे वसुधारा दिख रही होगी। वसुधारा का सबसे निकटतम दर्शन सतोपंथ ट्रैक के दौरान चमतौली से ही किया जाता है। यह रास्ता ज़्यादा चढ़ाव भरा नहीं है, धीरे धीरे कुछ चढ़ाई कुछ उतराई, कुछ इस टाइप से यह रास्ता बना हुआ है। अभी हम लोग लक्ष्मीवन के बिल्कुल पास में हैं। जो यह स्थान है यहाँ पे, यहीं पास में ही लक्ष्मीवन है। और पीछे चौखंबा हिमालय दिखने बैठ गया है। चौखंबा हिमालय की चोटियाँ वो दिख रही हैं, बीच में यह बालाकुंड दिखाई दे रहा है, और इस तरफ को स्वच्छंद और झुनपुर जैसी चोटियाँ रह जाती हैं। तो यहाँ पर से आपको दो घाटियाँ दिखाई देने बैठ गए होंगे। एक इस तरफ को, ये सतोपंथ की तरफ को जाएगा, और ये भागीरथी खड़क ग्लेशियर की तरफ को जाएगा। बाकी
सामने इस तरफ को एवलांच पीक है और जहाँ से एक नदी आ रही है नीचे, और वो नीचे अलकनंदा में मिल रही है। इसे कुबेर गंगा भी कहा जाता है। यह वह पॉइंट है जहाँ पर से आप माना वाली घाटी को, जो कि पीछे दिखाई दे रही है नर पर्वत वाली, अभी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, और अलकापुरी कहा जाता है जिस एरिया को, वो पूरा एक साथ दिखाई देता है। यह पूरा एरिया जो है इसे अलकापुरी कहा जाता है। तो अभी सतोपन की यात्रा में हम लगभग 1 बजे यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यह जगह बद्रीनाथ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे है। तो पीछे की तरफ को आपको दिखाई दे रहा होगा वो नर पर्वत है, इधर मंदिर पर्वत है, और मंदिर पर्वत के पीछे ही माणा और कामेट जैसी पर्वत चोटियां हैं। नीचे माणा गांव है और ये पूरा चमतौली वाला रीजन है। वसुधारा पीछे छूट गया है और हम अब वसुधारा को पीछे छोड़ के आगे जाने वाले हैं। आगे जो यह स्थान दिखाई दे रहा है, यह अलकापुरी बांग के अंतर्गत आने वाला लक्ष्मी वन का क्षेत्र है। यहाँ पर एक विशालकाय मैदान है जिसे मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, और माँ लक्ष्मी यहाँ भोज के वृक्षों के रूप में निवास करती है। सामने देखिए अलकनंदा के किनारे भोज के वृक्षों का यह एक छोटा सा जंगल, समुद्र तल से लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस भोज के वृक्षों में, इतने ऊंचाई पर इतने भोज के वृक्षों का होना चमत्कार है। और नीचे माँ अलकनंदा भी यहाँ पर माँ लक्ष्मी के सामने बड़ी शांत रूप से बहती है। तो माँ अलकनंदा के उस शांत नज़ारे को आप लोग देख रहे होंगे। हम पहुंच चुके हैं लक्ष्मी वन में। लक्ष्मी वन यहाँ का नाम हमने जैसे पहले बताया आपको, यहाँ पे भोज का छोटा सा जंगल है जिसके कारण इसका नाम लक्ष्मी वन रखा गया है। और ये जो जगह है ये हमारा पहले दिन का कैंप साइट होता है। जो नॉर्मल ट्रैकर रहते हैं उनके लिए पहले दिन का कैंप साइट हमारा ये बहुत बड़ा फील्ड है, लक्ष्मी वन है। और यहाँ की मान्यता इस प्रकार से है कि जब पांडव स्वर्गारोहण के लिए इधर से जा रहे थे तो यहाँ पे पांडवों के भाई नकुल ने अपने प्राणों का त्याग किया था। लक्ष्मी वन से दूर वसुधारा दिखाई देती है और यह वो आखिरी स्थान है जहाँ से वसुधारा को आप आखिरी बार देखते हो। लक्ष्मी वन एक बहुत ही सुंदर और मनमोहक स्थान है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता हर किसी का मन मोह लेती है। सीजन के समय यहाँ चारों ओर हरियाली की चादर बिछ जाती है। जो अभी यह बर्फ़ की चादर दिख रही है, इसी जगह पर आपको चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है। पहाड़ों से गिरते हुए झरने मन को शांति देते हैं और पास में बहती हुई जो अलकनंदा नदी है, इसकी कलकल आपके वातावरण को आकर्षक और मनमोहक और आध्यात्मिक बना देती है। लक्ष्मी वन से आगे निकलते ही सामने 2 घाटियाँ नज़र आती हैं। ये 2 घाटियाँ हैं भागीरथी खड़क ग्लेशियर और सतोपंत ग्लेशियर। अभी हम बालापाटी पहुंचने वाले हैं और जो ये ग्लेशियर है, ये वाला, ये भागीरथी खड़क ग्लेशियर है और ये सतोपंत ग्लेशियर है। भागीरथी खड़क ग्लेशियर सतोपंत ग्लेशियर के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है, 18 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है, जबकि सतोपंत ग्लेशियर 12 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है। अलकनंदा का जो जन्म उद्गम होता है इन्हीं 2 ग्लेशियरों के मिलन बिंदु से होता है। और ये पूरा रीजन जो सामने दिखाई दे रहा होगा, ये अलकापुरी बांग कहलाता है। तो अलकनंदा भी बहती हुई दिखाई दे रही होगी आप लोगों को। हम पहुंच चुके हैं बालापाटी में और यहाँ पे धूप नहीं लगने के कारण काफ़ी मात्रा में बर्फ़ है। आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं, लगभग 1 से 1.5 फीट बर्फ़ हमें यहाँ पे अभी दिख रही है। आओ चलते हैं, आगे देखते हैं। बद्रीनाथ से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद बालापाटी से आगे जाते हुए इस नाले में एकमात्र ऐसा नाला है जिसमें हमें पानी मिला है। बाकी अलकनंदा नदी बह रही है, उसके अलावा और इस ट्रैक पे पानी का कोई स्रोत नहीं है इस टाइम पे। तो यह वो पानी का स्रोत है और अभी हम कोशिश करेंगे यहाँ पर लंच करने की। तो सामने ये लोग रुक गए हैं, तो हम पहुँचे हैं बालापाटी में। यहाँ पर अभी लंच किया, पैक पराठे लाए थे वो खाया।
और अभी हम यहाँ से निकलेंगे सहस्त्रधारा, फिर चक्र तीर्थ। देखते हैं 2:23 यहीं पर हो चुके हैं और लगभग 11 किलोमीटर का सफ़र अभी बाकी है। बालापाटी से आगे चढ़ते हुए एक चढ़ाई आती है। काफ़ी धीमे धीमे चाल से चलते हुए, क्योंकि बर्फ़ में बिल्कुल रास्ते का आइडिया नहीं आ रहा है। हिमालय की चोटी एकदंत दिखती हुई, और अभी हम हैं भीमगदा पे। सामने यह विशालकाय चट्टान जो भीम की गदा के रूप में दिखाई देती है, इसे भीमगदा कहते हैं। चूँकि यह सतोपंथ की यात्रा है, इसलिए इस यात्रा पर आपको ज़्यादातर चीज़ें पांडवों से जुड़ी हुई ही दिखाई देंगी। सामने ही गढ़वाल हिमालय की कुछ बृहत्तम चोटियाँ जो दिखाई दे रही हैं, नीलकंठ और एकदंत। सामने यह सहस्त्रधारा का पहला झरना, जिसे बांगधारा भी कहा जाता है। एक बड़ी सी स्ट्रीम को आपने देखा होगा, वह यहाँ पर बर्फ़ के नीचे है। इस टाइम पर पूरा पानी फ्रीज हो चुका है। सहस्त्रधारा में गर्मियों के समय में खूब पानी रहता है और यहाँ पर एक पूरी नदी प्रवाहित होती है, जिसे पार करना भी बड़ा मुश्किल होता है। सहस्त्रधारा में ट्रैकिंग रूट एक रिज से होके जाता है, जिसके एक तरफ सतोपंथ ग्लेशियर होता है, तो वहीं इसके ठीक दूसरी तरफ नीलकंठ से छूटती हुई जलधाराओं से बना हुआ सहस्त्रधारा है। यह रास्ता चढ़ाई और उतराई वाला है, लेकिन पहाड़ से उतरती हुई असंख्य जलधाराएं हमारी यात्रा को रोमांचक बना देती हैं। बड़ी देर तक हम हिमालय के इस भव्य नज़ारे को निहारते रहे। हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां अभी काफ़ी जलधाराएं दिखाई देती थी, लेकिन इस टाइम सभी जलधाराएं जम चुकी हैं। सामने आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा कि वही जलधाराएं जिन्हें सहस्त्रधारा कहा जाता था। जहां जहां पर ये नीचे को जलधाराएं जमी हुई दिखाई दे रही हैं, ये सहस्त्रधारा की जलधाराएं हैं, जो कि ऊपर नीलकंठ और इस तरफ नारायण पर्वत से नीचे आती हैं, पिघल करके ये जलधाराएं बनती हैं। यह जगह सहस्त्रधारा का आखिरी छोर है, और इसके बाद सहस्त्रधारा की चढ़ाई शुरू हो जाती है लास्ट में। वहाँ से आगे चक्र तीर्थ है नीचे उतर के, और सहस्त्रधारा देख सकते हो आप, बर्फ़ से पूरा पटा हुआ है, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। सहस्त्रधारा में ही 5 पांडवों में से सहदेव ने अपने प्राण त्यागे थे। सिर्फ भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर ही यहाँ से आगे को निकले थे। सहस्त्रधारा से आगे एक चढ़ाई आती है। यह चढ़ाई जिस पर बर्फ़ की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। यह हार्ड आइस है, जिसमें पैर धंस करके ऊपर नहीं आ रहा है। हमने इस बर्फ़ वाले रास्ते से बचने के लिए दूसरा रास्ता लिया, जो कि बोल्डरों से होके जाता है, और यहाँ पर बर्फ़ की मात्रा कम है, लेकिन यह बहुत ख़तरनाक भी है। सूर्यदेव भी अब अपनी रोशनी को समेटने में लगे हुए हैं, और उनकी आखिरी रोशनी से आभा पाती हुई हिमालय की कुछ चोटियाँ, हिमालय की नीलकंठ पर्वत का सुंदर दृश्य, और साथ ही साथ नारायण और अन्य चोटियाँ जो संध्याकालीन सूर्य की किरणों को चूम रही हैं। तो सामने हिमालय की चोटियाँ दिखाई दे रही होंगी, और ये पूरा चक्र तीर्थ जो कि बर्फ़ से दबा हुआ है। और अभी सुबह का समय है, सनराइज हो रहा है धीरे धीरे। चौखंबा और बालाकुंड पर तो सूर्य की किरणें पड़ चुकी हैं, और दूसरी चोटियों पर भी पड़ रही हैं। कल रात हम यहाँ पर 6:30 बजे के आसपास पहुँच गए थे। अंधेरा हो गया था, इस वजह से
जो सहस्त्रधारा से चक्रतीर्थ का पैच है, इसके बीच में बहुत सारी मात्रा में बर्फ़ थी। यहाँ तक कि हम कमर कमर तक घुस रहे थे और एक्चुअली में सनसेट हो गया था, तो जो बर्फ़ है वो बहुत ही हार्ड हो गई थी, पैर डूब रहे थे तो फिर निकल नहीं रहे थे। इस तरह की कंडीशन यहाँ पर हो गई थी। तो जैसे तैसे हम लोग यहाँ पर पहुँचे और रात्रि निवास हमने यहाँ पर महाराज जी की कुटिया है ये सामने, इसके अंदर किया। चक्रतीर्थ में पिछले एक हफ्ते से हमारा ये सामान दबा हुआ था। अत्यधिक बर्फबारी के कारण ये पूरा सामान दब गया था। अब इसको निकालने का वक्त है। हमने यह यात्रा चक्रतीर्थ तक ही की थी। इससे आगे की यात्रा का वीडियो आपके पास मई के टाइम का होगा। सुबह का समय है और धूप की इस रोशनी में चमचमाती हुई नीलकंठ की चोटी चक्रतीर्थ से हिमालय का एक बहुत ही विहंगम नज़ारा प्रस्तुत होता है। उसी की एक छटा को मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ नीलकंठ पर्वत पर सुंदर गोल्डन सनसेट का दृश्य। साथ ही साथ मून राइज हो रहा है। चक्रतीर्थ बहुत ही खूबसूरत है। हिमालय की चोटियाँ यहाँ से अद्भुत नज़र आती हैं। यहाँ चारों तरफ रंग बिरंगे फूल और हरियाली फैली हुई है। उस हरियाली में चार चांद लगाते हुए यह हिमालय के ऊंचे शिखर। चक्रतीर्थ से आगे लगभग आधे किलोमीटर की सीधी तीखी ढलान वाली चढ़ाई है। यद्यपि यह चढ़ाई कम है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के कारण इसे पार करने में काफ़ी समय लग जाता है। चक्रतीर्थी वह स्थान है जहां पर 5 पांडवों में महाधनुर्धारी अर्जुन ने अपने प्राण त्यागे थे। चक्रतीर्थ को पितृतीर्थ के रूप में माना जाता है। तीर्थ की चोटी पे एक झंडा है जो इस बात का द्योतक है कि आपने इस ट्रैक की सबसे उच्चतम बिंदु को पार कर लिया है। यहाँ से आगे हिमालय का विशाल फैला हुआ सतोपंथ ग्लेशियर दिखाई देता है, जिसे क्रॉस करके आपको सतोपंथ तक पहुँचना होता है। इसके साथ ही साथ हिमालय की सर्वाधिक चोटियाँ यहीं से दिखाई देती हैं। चक्रतीर्थ से सतोपंथ जाने के लिए आपको बोल्डरों, ग्लेशियरों और क्रेवासों को पार करके जाना होता है। चूँकि चक्रतीर्थ से सतोपंथ मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन इस दूरी को तय करने में आपको 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है। सतोपंथ की यात्रा करते हुए पूरे रास्ते में सबसे दुर्गम पथ यहीं पे है, लेकिन दूर दूर तक फैली हुई बर्फ़ और उनके ऊपर टिमटिमाते हुए ये शिखर आपकी थकान को मिटा देते हैं। इस ट्रैक को करते हुए आपकी नज़रें हमेशा व्यस्त रहती हैं, क्योंकि कभी भी एवलांच और कोई भी किसी भी प्रकार की घटनाएं आपको देखने को मिल जाती हैं। बालाकुन पर्वत से नीचे की तरफ को आता हुआ एक शानदार दृश्य एवलांच का। वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग के कारण सभी ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं। सतोपंथ ग्लेशियर भी इससे अछूता नहीं है। इसमें बर्फ़ काफ़ी तेज़ी से पिघल रहे हैं, जिस वजह से काफ़ी क्रेवासेस उभर के आ रहे हैं। विशालकाय हिमखंडों के बीच की दरारों को क्रेवास कहा जाता है। ग्लेशियर के आखिरी में एक खड़ी चढ़ाई है। इस चढ़ाई के आखिरी सिरे पर एक झंडा है, जहां से नीचे देखते ही सतोपंथ सरोवर के प्रथम दर्शन होते हैं। सतोपंथ सरोवर जो कि त्रिकोण आकार की एक सुंदर झील है। हिमालय के ऊंचे शिखरों चौखंबा, पार्वती, नीलकंठ से घिरी हुई यह झील बहुत ही सुंदर और मन को मोह लेने वाली है।
हिमालय के ये सभी ऊंचे शिखर अपनी भव्यता का दर्शन कराते हैं। बद्रीनाथ से लगभग 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सतोपन झील, जो कि हिमालय के ऊंचे ऊंचे शिखरों से घिरी हुई है। सतोपन सरोवर, जिसे त्रिदेव सरोवर भी कहा जाता है, इसमें मौसम के अनुसार पानी घटता बढ़ता रहता है। एक सुरम्य, अलौकिक और दिव्य झील आपकी सारी थकान को मिटा देता है। इस झील के बारे में मान्यता है कि प्रत्येक महीने के एकादशी के दिन ब्रह्मा, विष्णु, महेश इसके 3 कोनों पर आके स्नान करते हैं और ध्यान लगाते हैं। यह एक खूबसूरत झील है। इसकी खूबसूरती में यहाँ तक आने वाली सारी थकान अपने आप गायब हो जाती है। साथ ही साथ इसके जल में चौखंबा का बेहंगम नज़ारा देखने को मिलता है। यह प्रतिबिंब बिल्कुल साफ और निर्मल होता है। सतोपंथ के आसपास बहुत सारे बाबा ध्यान लगाते हैं। यह ऋषि मुनियों की तपोस्थली रही है। सतोपंथ के इस आध्यात्मिक वातावरण में खो जाना एक छोटी सी बात है। इंसान यहाँ आकर के अपने सुख दुख सभी चीज़ें भूल जाता है और वह इसकी भव्यता में खोसा जाता है। सतोपंथ ही वो स्थान है जहाँ महाबली भीम ने अपने प्राण त्यागे थे। यहाँ से आगे सिर्फ धर्मराज युधिष्ठिर स्वान के साथ ही गए थे। सतोपंथ से ही स्वर्गारोहणी दिखाई देता है। कहा जाता है कि स्वर्गारोहणी की इन सीढ़ियों से ही सशरीर ऊपर जाने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। पृथ्वी पर जीते जी स्वर्ग जाने का एकमात्र रास्ता यही है। सतोपंथ की यात्रा अधिकतर लोग सतोपंथ तक ही करते हैं। ज़्यादातर लोग यहीं से वापस लौट जाते हैं। सतोपंथ से आगे स्वर्गारोहणी की यात्रा भी होती है, लेकिन यह यात्रा बहुत ही कठिन है। इस यात्रा को करने का सबसे उचित वक्त मई, जून और सितंबर, अक्टूबर है। दोस्तों, सतोपंथ की यह यात्रा देवभूमि एडवेंचर एंड ट्रैकर के सौजन्य से कराई जाती है। यदि आप भी इस यात्रा को करना चाहते हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हो। हमारा नंबर मैं यहाँ अंत में दे रहा हूँ। यात्रा की यह वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं जल्दी आपसे मिलूँगा किसी अन्य यात्रा की वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।